गुड आफ्टरनून गाइस। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था दैट इज वी हैव स्टार्टेड विद द स्टेप्स फॉर द एमडीएम। नाउ टुडे वी आर टेकिंग द प्रॉब्लम ऑन द एमडीएम। So first we are starting with the beams, that is continuous beam. So I have taken one problem, that is analyze the continuous beam as shown in figure by moment distribution method. तो वन बेसिक प्रॉब्लम ही हम लोग लेके हर एक टाइप के प्रॉब्लम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, दैट इज बाय चेंजिंग दी सपोर्ट्स we will take what is the effect of that change in the support on the MDM. So we have only three steps for the MDM. That is, step number one is we have to calculate the fixed end moments depending on the loading, whereas step number two is we have to calculate the distribution factor, and the third step is moment distribution table. Okay, when ये तीनों की तीनों हम लोग रन करेंगे तो अपने को डायरेक्टली मोमेंट्स के वैल्यू मिलेंगे, दैट इज एक्चुअल मोमेंट्स। ध्यान में रखना, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इट इज अ डिस्प्लेसमेंट मेथड। व्हाटएवर साइन कन्वेंशन अभी तक हम लोगों ने कंसिडर किया था प्रीवियस मेथड के लिए, सेम साइन कन्वेंशन विल बी एप्लीकेबल फॉर द एमडीएम आल्सो। दैट इज क्लॉकवाइज मोमेंट इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज रोटेशन इज पॉजिटिव, whereas for the deflection also clockwise rotation of the beam is positive. So now if we start with the fixed end moment, then we can start for the AB member. If you calculate the fixed end moment, that MFAB will be equals to, कैलकुलेट कर सकते हैं MFAB के लिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, दैट्स व्हाई नेगेटिव WL स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12. Now if you calculate, that is nothing but W, that is 24 multiplied by 3 square divided by 12. ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो इट इज आई थिंक 18 kilonewton meter. In the same way we can calculate the MFBA, which is positive value with the WL square by 12, that is nothing but plus 18 kilonewton meter. After that, for the BC member, it is a central point load, so we can calculate MFBC will be equals to negative WL divided by 8, which is nothing but minus 40 multiplied by 3 divided by 8, which is equals to minus 15. You can calculate it whether it is right or wrong, kilonewton meter. In the same way, if you calculate MFCB, that MFCB will be equals to positive 15 kilonewton meter. सेंट्रल पॉइंट लोड है तो इसलिए दोनों साइड पे सेम वैल्यू रहेगी विद द अपोजिट डायरेक्शंस. Once we calculate the fixed end moment, the second step is calculation of the distribution factor. देखो अभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो कैलकुलेट करेंगे हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज टू डिस्ट्रीब्यूट द मोमेंट, जो अपने को एक्स्ट्रा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए. सो एट पॉइंट ए एंड सी देयर इज ओनली वन मेंबर कनेक्टेड. ए पे चेक करोगे तो सिर्फ ए बी मेंबर कनेक्टेड है, वेयर एज सी पे भी चेक करोगे तो सी पे भी सिर्फ सी बी मेंबर कनेक्टेड है. So we will not find out the distribution factor for point A and B, A and C. Sorry. So at point B, if you observe, there are two members, that is BA and BC. So if we apply any moment, then we have to distribute that moment in two parts. That is BA part के लिए अलग रहेगा और for the BC part it is different. So for that we will calculate the distribution factor for joint B only. जहाँ पे more than one member रहेगा वहाँ पे ही हम लोग distribution factor calculate करेंगे. सो उसके लिए अपने को एक टेबुलर फॉर्म देखना पड़ेगा, दैट इज सेकंड स्टेप में देखो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेशन. तो टेबल फॉर्म में देखो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम रहेगा दैट इज नथिंग बट जॉइंट. ठीक है, अभी ये सिंपल प्रॉब्लम है तो यहाँ पे एक ही जॉइंट आ रहा है फॉर द फ्रेम, वहां पे बहुत सारे रहेंगे. सो जॉइंट के बाद लेट अस कंसीडर यहाँ पे जॉइंट एक ही है, दैट इज बी जॉइंट. ए और सी पे निकालने की जरूरत नहीं है. देन जॉइंट के बाद आएगा मेंबर, कितने मेंबर्स कनेक्टेड है सिंगल जॉइंट के लिए. तो मेंबर्स अगर ऑब्जर्व करोगे फिगर में तो बी जॉइंट के ऊपर दो ही मेंबर्स है, दैट इज बी ए और बी सी. देखो ए बी बोलता हूँ और बी ए बोलता हूँ, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग. तो बी पॉइंट के ऊपर पहला जो मेंबर है दैट इज बी ए, सेकेंड मेंबर है दैट इज बी सी. सो नाउ थर्ड कॉलम जो रहेगा दैट इज नथिंग बट के, और वी कैन से स्टिफनेस. जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, हम लोगों ने स्टिफनेस कैसे कैलकुलेट किया था. स्टिफनेस इज ऑलवेज डिपेंड ऑन दी फार एंड कंडीशन. ध्यान में रखना, स्टिफनेस यहाँ पे लिखता हूं मैं, दैट इज स्टिफनेस डिपेंड्स ऑन
फार एंड कंडीशन। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने लिख के भी लिया था कि कौन कौन से कंडीशंस है, दैट इज हिंज, पार्शियली हिंज, फिक्स, पार्शियली फिक्स। तो डिपेंडिंग ऑन दैट फार एंड कंडीशन वी विल कैलकुलेट दी स्टिफनेस। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे बीए मेंबर। तो बीए मेंबर के लिए फार एंड कौन सा रहेगा, दैट इज पॉइंट ए इज ए फार एंड फॉर द बीए मेंबर। सो इफ यू ऑब्जर्व बीए मेंबर, तो बी ए के लिए तुम लोग का फार एंड क्या, इट इज फिक्स। तो अगर मेंबर तुम लोग का फिक्स रहेगा तो तुम लोग का यहाँ पे के का वैल्यू रहेगा 4EI डिवाइडेड बाय एल, 4EI डिवाइडेड बाय एल। तो अभी 4EI डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द ए बी कितना है यहाँ पे 3 मीटर, तो इसलिए यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ। ओके, दो ही वैल्यू है, दैट इज 4EI बाय एल और 3EI बाय एल। इफ इट इज फिक्स देन इट इज 4EI बाय एल, अगर वो हिंज रहेगा फार एंड देन 3EI बाय एल। अभी बीसी के लिए भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, तो देखो बीसी के लिए भी तुम लोग का सी एंड जो है, बीसी सी एंड इट इज फार एंड, ऑब्वियसली वो भी फिक्स ही है डायरेक्टली। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इट इज ऑल्सो 4EI डिवाइडेड बाय एल। और यहाँ पे भी लेंथ का वैल्यू कितना है, 3 मीटर ही है। इफ यू ऑब्जर्व देखो बीसी का वैल्यू 1.5 प्लस 1.5 दैट इज 3 मीटर। इसलिए ये जो वैल्यूज आता है दिस इज नथिंग बट बोथ आर दी सेम। सो नेक्स्ट कॉलम जो रहेगा तुम लोग का, दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ के। ठीक है, समेशन ऑफ के क्यों निकाले, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो तुम लोग का फॉर्मूला है, दैट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर will be equals to k divided by summation of k, that will be our last column। तो यहाँ पे अपने को समेशन ऑफ के एक पर्टिकुलर जॉइंट के लिए अपने को निकालना है, वो ध्यान में रखो। समेशन ऑफ के जॉइंट के हिसाब से वैरी होगा। तो यहाँ पे एक ही जॉइंट है, तो ये दोनों का अगर मैं समेशन करता हूँ तो ये आ जाएगा 8/6। सो दोनों के लिए आ जाएगा 8EI डिवाइडेड बाय 6। सो नाउ इफ यू कैलकुलेटेड, सॉरी it is 3, 8EI divided by 3। So now if you calculate distribution factor, that is summation of k divided by summation of k, तो इसके लिए देखो क्या आएगा, 4EI divided by 3 divided by 8/3। So if you calculate it is 0.5। सेकेंड इसके लिए भी 0.5 आएगा। चेक करो दोनों के लिए। यहाँ पे एक नोट करके रखना कि एक पर्टिकुलर ज्वाइंट के लिए इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ से तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, दैट इज sum of distribution factor for a joint, एक सिंगल जॉइंट के लिए sum of distribution factor for a joint is always equals to 1, equals to 1। लोग ऑब्जर्व करोगे तो चेक करो, यहाँ पे 0.5 आ रहा है तो ये 0.5 आ रहा है। अगर दोनों का समेशन करेंगे हम लोग तो 1 ही आना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो ऑब्वियसली देयर इज सम मिस्टेक। तो तुम लोग यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो तुम लोग का समेशन 1 ही आना चाहिए सिंगल पर्टिकुलर जॉइंट के लिए। ओके, सबका नहीं करना है, ओनली एक सिंगल जॉइंट। यहाँ पे कैसे बी एक जॉइंट है तो बी पे दो ही मेंबर है, बीए और बीसी। तो बीए और बीसी दोनों का समेशन 1 आना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर एक कैलकुलेशन तुम लोग ने कर लिया तो दूसरा डायरेक्टली तुम लोग कर सकते हो तो भी चलेगा। So this is nothing but your second step, that is distribution factor calculation। Then next we will go for the moment distribution table। यहाँ पे देखो अनवांटेड जॉइंट्स नहीं निकालना है, ध्यान में रखना। जहाँ पे मोर देन 1 मेंबर रहेगा उसी जॉइंट को कंसिडर करो, तुम लोगों का टाइम बचेगा। बिकॉज अगर सिंगल अगर मेंबर है एक जॉइंट के ऊपर तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वॉट एवर मोमेंट हम लोग अप्लाई करेंगे वो सिंगल मेंबर के लिए चला जाएगा। इसलिए जहां पे मोर देन 1 मेंबर्स है वहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट तुम लोग का आएगा दैट इज मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, दैट इज स्टेप नंबर 3। यहाँ पे भी देखो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज फर्स्ट जो आएगा तुम लोग का रो, दैट इज नथिंग बट जॉइंट। अभी जॉइंट कौन कौन से यहाँ पे चेक करोगे तो एक ए जॉइंट है, सेकेंड इज बी जॉइंट एंड थर्ड इज सी जॉइंट। 3 बड़े कॉलम बना दिए हम लोगों ने। देन सेकंड जो स्टेप रहेगा दैट इज नथिंग बट मेंबर्स। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज कौन कौन से मेंबर्स है जॉइंट्स को कनेक्टेड। तो ए को चेक करेंगे हम लोग, तो ए से जो स्टार्ट होता है दैट इज नथिंग बट ए बी ओनली। जब मैं बी को कनेक्ट करूंगा तो बी पे देखो यहाँ पे 2 मेंबर्स है, तो 2 मेंबर्स कौन कौन से, दैट इज बी ए और बी सी। तो देखो लिखते समय भी वैसे ही लिखने का, बी ए मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ, उसको मैं राइट हैंड साइड पे कभी नहीं लेने का, बी ए। क्यों, बिकॉज यहाँ पे ए बी है, ए से कनेक्टेड है वो, तो इसलिए मैंने बी ए को इस साइड पे लिखा हुआ है और इस साइड में मैं उसको बी सी लिखूंगा बिकॉज इस साइड पे सी पॉइंट है।
ये लिखने का तरीका भी सेम ही रखना है, बिकॉज उसके हिसाब से तुम लोगों का कैलकुलेशन होने वाला है। ओके, तो तुम लोगों का कैलकुलेशन यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो वी कैन टेक दैट इज वन इज बी सी एंड वन इज बी ए। सी पे कनेक्टेड एक ही मेंबर है, दैट इज सी बी। चेक करोगे तुम लोग है, ऑलरेडी हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ। देखो ए पे ए बी मेंबर है, बी पे बी ए और बी सी, और सी पे यहाँ पे सी बी मेंबर। जैसे जैसे मेंबर्स और जॉइंट्स ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे ये टेबल भी इंक्रीज होता जाएगा। ये सबसे स्मॉलेस्ट टेबल है। ये होने के बाद फिर हम लोग जाएंगे थर्ड के लिए। थर्ड जो तुम लोग का रहेगा, लेट अस टेक थर्ड तुम लोग का रो है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। हर एक मेंबर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अलग अलग है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पे रखना पड़ेगा। ए के लिए देखो एक मेंबर है तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। बी ए के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, दैट इज 0.5। बीसी के लिए भी कैलकुलेट किया था, दैट इज 0.5। और सीबी के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, जितने हैं उतने सब लिखने अपने को। जहां पे सिंगल मेंबर रहेगा वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। देन वी विल गो फॉर दी फिक्स्ड एंड मोमेंट। ओके, वॉट एवर मोमेंट प्रेजेंट है टोटल वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। लेट अस कंसिडर नेक्स्ट वन, दैट इज एफईएम। ओनली एफईएम नहीं बोल सकते, जो मोमेंट्स है वो सब हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। तो एफईएम यहाँ पे चेक करोगे, एबी के लिए देखो हम लोगों ने एफईएम निकाले हुए हैं सबके लिए। -18 +18 -15 +15। जो तुम लोगों का ऑर्डर भी हम लोगों का कैलकुलेशन सेम ही है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज -18 +18 -15 +15। ये होने के बाद फिर हम लोग एक्चुअल यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे आगे जो है तुम लोगों को कैलकुलेशन करना है वो मेन कैलकुलेशन है। अभी तक हम लोगों ने जो गिवन डेटा है वही लिखा हुआ है। ओके, आई थिंक यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नाउ यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग ऑफ द जॉइंट स्टार्ट करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ द जॉइंट हम लोग क्या करेंगे, जहां पे अपने को पहले से मोमेंट्स पता है वो हम लोग पहले बैलेंस कर सकते हैं। अदरवाइज जहां पे मोर देन वन मेंबर है उस जॉइंट को हम लोग बैलेंस करेंगे। देखो यहाँ पे दैट इज बैलेंसिंग ऑफ जॉइंट। पहला जो बैलेंसिंग जो हम लोग करेंगे, बी जॉइंट को हम लोग पहले बैलेंस करेंगे। अंडरस्टैंड करो, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। बी जॉइंट को अगर मेरे को बैलेंस करना है, देखो किसी भी जॉइंट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट अगर हम लोग करेंगे तो इट शुड बी इक्वल्स टू 0। अगर वहां पे कुछ एक्सटर्नल मोमेंट नहीं है, सो दिस बी ए और बी सी इन दोनों का मोमेंट का वैल्यू 0 आना चाहिए। लेकिन अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे, तो 18 -15 यहाँ पे 0 आ रहा है क्या? इट इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज कमिंग अराउंड 18 -15। यहाँ पे कितना आ रहा है, दैट इज 3 किलोन्यूटन का मोमेंट यहाँ पे बच रहा है। 3 किलोन्यूटन मीटर का मोमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 3 किलोन्यूटन का मोमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब उसको ही मेरे को जीरो करना है। दैट इज 3 किलोन्यूटन मीटर को ही मेरे को जीरो करना है। तो वो कैसे जीरो होगा, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एट। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए। एट बी तुम लोग को जो समेशन आ रहा है, दैट इज 18 -15, इट इज इक्वल्स टू 3 किलोन्यूटन मीटर। तो ये अगर 3 को मेरे को जीरो करना है तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसमें ही, बी ए और बी सी में ही। तो मैं वहां पे कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं। तो कितनी एक्स्ट्रा मूवमेंट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 3 को अगर जीरो करना है तो मैं यहाँ पे -3 मूवमेंट अप्लाई करूंगा। देखो -3, तो -3 में यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो इट डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो ये -3 को मेरे को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो -3 मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर करूंगा। तो ये -3 को अगर 0.5 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूं तो तुम लोग का वैल्यू जो आता है इट इज -1.5। तो ये यहाँ पे आ जाएगा -1.5। रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर -3 मल्टीप्लाई बाय 0.5, रिटर्न ये आ जाता है -1.5। व्हाटएवर। ये मोमेंट कहां से आई, मैंने खुद से यहाँ पे अप्लाई किया है, पहले थी क्या नहीं थी। तो जब भी मैं बैलेंसिंग करूंगा तो तुम लोग का नेक्स्ट स्टेप हमेशा आएगा, दैट इज कैरी ओवर। कैरी ओवर कहां पे जाएगा, दैट इज नथिंग बट फार एंड के ऊपर चला जाएगा। जब भी मैं कोई भी मूवमेंट इंट्रोड्यूस करता हूं तो उसका इफेक्ट फार एंड के ऊपर चला जाता है। तो फार एंड देखो, ए बी के लिए फार एंड कौन सा है, यहाँ पे बी ए के लिए फार एंड है ए पॉइंट, तो ये ए पॉइंट के ऊपर चला जाएगा। और बीसी के लिए फार एंड है सी पॉइंट, तो ये सी पॉइंट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जब भी मैं कोई भी मूवमेंट अप्लाई करूंगा या फिर कोई भी नई मूवमेंट इंट्रोड्यूस करता हूं इस टेबल में,
तो वो फार एंड के ऊपर उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ तो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैरी ओवर। तो वो कैरी ओवर किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन दी फार एंड कंडीशन। तो अगर फार एंड तुम लोग का फिक्स्ड है तो ही वहां पे कैरी ओवर चला जाएगा, अगर वो हिंज है या फिर पार्शियली हिंज है तो इट विल बी जीरो। हम लोग ने देखा था लास्ट टाइम, अगर हम लोग किसी पॉइंट के ऊपर मोमेंट अप्लाई इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो फार एंड के ऊपर उसका हाफ दैट इज माइनस 0.75 चला जाएगा। ये क्यों गया? बिकॉज ए पॉइंट तुम लोग का फिक्स है। चेक करोगे, देखो बी ए का ए पॉइंट फिक्स है और बी सी का सी पॉइंट फिक्स है। अगर फिक्स है तो ही वहां पे कैरी ओवर चला जाएगा, अगर फिक्स नहीं है तो कैरी ओवर विल बी जीरो। तो लिखा नहीं तो भी चलेगा। ये -1.5 का फार इन के ऊपर हाफ इफेक्ट चला गया। इन द सेम वे -1.5 का इधर भी हाफ इफेक्ट चला जाएगा, दैट इज -0.75। ये हो गया तुम लोगों का बैलेंसिंग साइकिल 1। ये बैलेंसिंग साइकिल 1 होने के बाद मैं रिटर्न समेशन करके देखता हूं कि तुम लोग का बैलेंसिंग मैच हो रहा है कि नहीं। कैसे करेंगे हम लोग? तो रिटर्न यहाँ पे टोटल मोमेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, टोटल मोमेंट समेशन करेंगे, दैट इज -18 -0.75। तो ये आ जाएगा -18.75 -18.75 दोनों का समेशन किया। सेम वे यहाँ पे भी समेशन करना है। कहां से? देखो फिक्स्ड एंड मोमेंट से जितने मोमेंट्स नीचे आएंगे वो सब मोमेंट का समेशन करना है। तो यहाँ पे 18 था, 18 माइनस 1.5 चेक करोगे तो ये आ जाएगा 16.5। सेम में यहाँ पे चेक करोगे -15 है, यहाँ पे -1.5 है, तो दोनों का समेशन होगा बट नेगेटिव साइन, दैट इज 16.5। और यहाँ पे चेक करोगे तो 15 माइनस 0.75 तो ये आ जाएगा 14.25। अभी देखो यहाँ पे चेक करोगे बैलेंसिंग के लिए, देखो बी के ऊपर अगर मैं समेशन करता हूं मोमेंट्स का तो 16.5 माइनस 16.5 जीरो आ रहा है, मतलब अपने को फर्दर साइकिल रन करने की जरूरत नहीं है। जब तक ये दोनों का समेशन जीरो नहीं आता है तब तक अपने को बैलेंसिंग ऑफ जॉइंट एंड कैरी ओवर लेते जाना है अप टू दी एंड तक। जब इसका वैल्यू दोनों का समेशन जीरो हो जाएगा एट दैट टाइम हम लोग स्टॉप कर देंगे। सिंपल है बहुत। इज देयर एनी डाउट? चेक करो, मैसेज में लिखो अगर कुछ डाउट है तो। अभी MFBA कैसे 18 कैसे आया? कैलकुलेशन करो, 18 नहीं आ रहा है क्या? MFBA WL स्क्वायर बाय 12 चेक करो, 24 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 कैल्सी में पुट करो ये वैल्यू, इट इज 18 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक करो। अभी तक देखो जीरो होना जरूरी है। जब तुम लोग का प्रॉब्लम अगर बहुत छोटा है तो तुम लोग को जीरो करना ही इंपॉर्टेंट है। ये बाद में हम लोग देखेंगे कितने डेसिमल तक जाना है, लेकिन अभी तक ध्यान में रखो कि जितना तुम लोग जीरो रखोगे मतलब उतना तुम लोगों का आंसर एक्यूरेट है। अगर वो जीरो से एक्सीड हो रहा है मतलब उतना वो अप्रोक्सीमेट आंसर है तुम लोग का। अगर तुम लोग का आंसर जीरो आ गया मतलब तुम लोग का जो वैल्यू का आंसर है इट इज करेक्ट। अगर जीरो नहीं आ रहा है मतलब अभी तक वहां पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, मैं स्टेप नंबर 3 वापस रिपीट करता हूं। देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, जॉइंट लिखेंगे, जितने जॉइंट है टोटल बीम में, तो यहाँ पे ए बी सी 3 जॉइंट है, 3 लिख दिए। फिर मेंबर्स लिखेंगे, कितने मेंबर्स कनेक्टेड है हर एक जॉइंट के लिए। ए के लिए ए बी मेंबर, बी पे 2 है तो इसलिए बी ए और बी सी। सिर्फ ध्यान में रखना बी ए मैं ए की तरफ ही लिख रहा हूँ, बी सी को सी की तरफ ही लिख रहा हूँ, बिकॉज मेरे को बाद में ये कैरी ओवर लेना है इसीलिए। आफ्टर मेंबर वी विल कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, लिखा हुआ निकाला हुआ है हम लोगों ने, तो वो लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जिस जिस मेंबर के लिए है उस मेंबर के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखेंगे। देन एफईएम और वी कैन से मोमेंट्स, जो मोमेंट्स है हम लोगों ने निकाला हुआ है वो हम लोग लिख देंगे हर एक मेंबर के लिए जो कैलकुलेटेड है अपने पास, वो मोमेंट्स हम लोग लिख देंगे। फिर आएंगे हम लोग एक्चुअल साइकिल जो हम लोग को करना है एमडीएम में, दैट इज फर्स्ट स्टेप, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ जॉइंट।
तो बैलेंसिंग ऑफ जॉइंट देखो, अगर हम लोग किसी भी जॉइंट के ऊपर मोमेंट समेशन ऑफ मोमेंट लेते तो इट शुड बी इक्वल टू 0, बिकॉज तुम लोगों ने अभी तक देखा होगा कि हम लोग का बीए का मोमेंट और बीसी का मोमेंट ये दोनों सेम रहता है, सिर्फ डायरेक्शन अलग रहता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा, अदरवाइज वाइस वर्सा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब क्या होगा, अगर मैं दोनों का समेशन करता हूं तो इट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हम लोग चेक करेंगे, तो 18 प्लस ये इसका वैल्यू कितना है, ये -15, तो 18 - 15 अपना वैल्यू कितना आ रहा है, दैट इज +3। देखो +3, तो +3 आ रहा है, मतलब ये 0 नहीं हो रहा है। तो +3 को अगर मेरे को 0 करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कितना मोमेंट अप्लाई करना पड़ेगा, उसका नेगेटिव वैल्यू, यानी कि उसको मैं सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो वैल्यू आ जाती है -3। तो -3 अपने को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो -3 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, बाय मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डायरेक्टली मैं -3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से 0.5 से, तो ये आ रहा है -1.5, रिटर्न -3 मल्टीप्लाई बाय ये बीसी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, वो भी -1.5 आ रहा है। अभी ये बैलेंसिंग ऑफ मोमेंट मैंने खुद से अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है, 0 करने के लिए करना है, लेकिन वो खुद से अप्लाई किया मैंने। तो खुद से अप्लाई किया मतलब उसका इफेक्ट फार एंड के ऊपर चला जाएगा, दैट इज कैरी ओवर। तो फार एंड के ऊपर, दोनों के फार एंड के ऊपर जा रहा है, बिकॉज दोनों का फार एंड फिक्स्ड है। अगर वो फिक्स नहीं रहता था तो दैट विल बी 0। यहाँ पे लिख सकते हो फार एंड यहाँ पे फिक्स है, तो इसलिए कैरी ओवर फैक्टर यहाँ पे रहेगा 0.5। ये भी तुम लोग का फार एंड फिक्स है, इसलिए कैरी ओवर फैक्टर तुम लोग का 0.5 हम लोगों ने लिया हुआ है। इफ इट इज हिंज तो वो 0 रहता है, तो इसलिए उसका वैल्यू 0 आता है। ये 0.5 इसलिए डायरेक्टली जो वैल्यू आया उसका डायरेक्टली हाफ कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे, इसका भी जो वैल्यू आया उसका डायरेक्टली हाफ कर दिया। तो सब मोमेंट का अगर मैं समेशन करता हूं तो वो तुम लोग के फाइनल मोमेंट्स हो जाएंगे। फाइनल मोमेंट में रिटर्न में चेक करता हूं तो बीए और बीसी का समेशन यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब हम लोग यहाँ पे साइकिल स्टॉप कर देंगे। ठीक है, फर्दर यहाँ पे आगे करने की जरूरत नहीं है। ओके, अंडरस्टूड। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है फर्स्ट, तो इसलिए यहाँ पे कुछ ज्यादा तुम लोगों को तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट इसमें फिर हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा डिफिकल्टी कैसे यहाँ पे ऐड होता जा रहा है। उसके बाद देखो, तुम लोग को शेयर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो हर एक एग्जांपल में निकालना ही है। इसलिए देखो नेक्स्ट स्टेप जो तुम लोग का रहेगा दैट इज नथिंग बट स्टेप नंबर 4 हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। बीएमडी निकालना है तो फर्स्ट अपने को क्या निकालना पड़ेगा, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो यहाँ पे 2 मेंबर्स है, तो 2 मेंबर्स के लिए फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। लेट अस टेक पहला जो एबी मेंबर है उसके ऊपर मेंबर लोडिंग था, दैट इज यूडीएल हैविंग द वैल्यू 24 किलोन्यूटन पर मीटर। सेकंड है दैट इज बीसी, उसके ऊपर एक पॉइंट लोड था, पॉइंट लोड ऑफ 40 किलोन्यूटन। दोनों का लेंथ सेम ही है, दिस इज 3 मीटर, दिस इज आल्सो 3 मीटर। अभी देखो अपने पास जो टेबल है उसके हिसाब से हम लोग मोमेंट्स लिखेंगे। ए बी के लिए जो मोमेंट आया एट पॉइंट ए, देखो -18.73 माइनस आ रहा है, मतलब इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज माइनस, ये आ जाएगा 18.75। सेकेंड हम लोग चेक करेंगे बीए के लिए, देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, बीसी के लिए नेगेटिव, तो ये तुम लोगों का क्लॉकवाइज रहेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज क्लॉकवाइज 1, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों का वैल्यू सेम ही है, दैट इज 16.5। थर्ड जो है दैट इज सीबी के लिए चेक करोगे तो वो वैल्यू तुम लोग की पॉजिटिव आ रही है 14.25, मतलब वो क्लॉकवाइज है 14.25। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज क्लॉकवाइज 14.25 किलोन्यूटन मीटर। ये हो गई तुम लोगों की फ्री बॉडी डायग्राम। फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम वी कैन ड्रॉ दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए रिटर्न वही हम लोग जो पहले करते थे वही करने वाले हैं, दैट इज वी विल कैलकुलेट दी फ्री बॉडी डायग्राम, सॉरी फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एंड सेकंड वन फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखो, पहले अगर मैं बीसी की एबी की बात करता हूँ तो यहाँ पे यूडीएल है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज नथिंग बट ये पैराबोला बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू रहेगी दैट इज WL² by 12। चेक करो WL² by 12 कितना आ रहा है,
फॉर दी AB, AB के लिए चेक करो जल्दी कैलकुलेशन। देखो यहाँ पे जो K यूज कर रहा हूं मैं वो रिलेटिव नहीं है, ये रिलेटिव नहीं है, इट इज नॉर्मल K। ओके, सम बुक में तुम लोग को रिलेटिव भी दिया हुआ है, ये हम लोग नॉर्मल स्टिफनेस यूज कर रहे हैं। रिलेटिव किया तो भी चलेगा, वैल्यू वैरी नहीं होगा। ठीक है, ये आ रहा है तुम लोग का 18। सुनाओ नेक्स्ट, ये तुम लोग का पॉइंट लोड है 40 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, इसके लिए बताओ कितना आ रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दैट इज WL डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 30। तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट लोड है तो ये ट्राइंगल आएगा, और ये UDL है इसलिए वो पैराबोला आ रहा है। वैल्यू इसका आ रहा है दैट इज 30 किलो न्यूटन मीटर। चेक करोगे ये दोनों के दोनों वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज है फ्री बॉडी, ये अपना फ्री BMD के। जब मैं फिक्स BMD बनाऊंगा तो देखो AB के लिए अगर बीच में रखता हूं मैं तुम लोग का सेक्शन, तो डायरेक्टली वैल्यूज आएंगे। सेक्शन बीच में रखने का है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, राइट हैंड साइड पे ये क्या है, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। दोनों के दोनों वैल्यूज नेगेटिव आ रहे हैं, और हम लोग नेगेटिव वैल्यूज कहाँ पे लिखते हैं, ऊपर की तरफ। अगर मैं फिक्स BMD बना रहा हूं तो यह आएगा 18.75 इधर, और ये 16 थोड़ा नीचे रहेगा। और इस पे भी चेक करेंगे हम लोग, दोनों साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो ये भी तुम लोग का नेगेटिव वैल्यूज आने वाले हैं, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको सिर्फ ज्वाइन करना है अपने को। ये थोड़ा सा पास होगा बिकॉज ये 16.5 है, तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहने वाला है। रिटर्न इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे 14.25 से, और ये आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो वैल्यू जो बच रही है ये सिर्फ इतना ही है। रिटर्न ये भी तुम लोग का नेगेटिव डायग्राम, ये तुम लोग का पॉजिटिव डायग्राम है, और ये -1। यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे लिखना है तो लिखो। ये तुम लोग का नेगेटिव है, ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ मैं। दिस इज पॉजिटिव डायग्राम, स्मॉल डायग्राम आ रहा है यहाँ पे। ये तुम लोग का नेगेटिव है, दिस इज +1, और दिस इज ऑल्सो -1। व्हाटएवर यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं इट इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। दिस इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, दिस इज वन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, और दिस इज अनदर। टोटल 4 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आ रहा है। दिस इज आवर एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर डिफ्लेक्टेड शेप बनाना है तो डिफ्लेक्टेड शेप भी हम लोग बना सकते हैं। सिर्फ रेफरेंस लाइन के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, इसको पैरेलल बनाया तो भी चलेगा। यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन तुम लोग को दिया नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग एक्चुअल डिफ्लेक्टेड शेप बना सकते हैं। लेट अस कंसीडर यहाँ पे क्या था, ए पॉइंट के ऊपर यहाँ पे फिक्स है तो फिक्स ही रहेगा, सी के ऊपर भी फिक्स ही है तो वो भी फिक्स ही रहने वाला है। ओके, बी पॉइंट के ऊपर रोलर सपोर्ट है और उसका कुछ डिफ्लेक्शन नहीं है, तो ये वैसे के वैसे ही रहेगा रोलर सपोर्ट। नाउ इफ यू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए से देखो यहाँ पे चेक करोगे तो इट इज नेगेटिव, तो ये वैल्यू नेगेटिव है पहले कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट तक। तो ये तुम लोग का वैल्यू जो आएगा इट इज नीचे की तरफ ही जाएगा। पहले हम लोग यहाँ पे 0 मेंटेन कर रहे हैं, फिर ये नीचे की तरफ इस पॉइंट तक देखो, ये हॉगिंग की तरफ दिख रहा है तुम लोगों को। ठीक है, नेगेटिव है इसलिए यहाँ तक हॉगिंग। उसके बाद रिटर्न ये पॉइंट, सेकंड जो पॉइंट है वहां तक ये सैगिंग चला जाएगा। रिटर्न सेकंड तक हम लोगों ने सैगिंग कर दिया। देन देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये पॉइंट देखो सर्कल करके रखता हूँ। थर्ड जो है रिटर्न देखो यहाँ पे हॉगिंग है, तो ये हॉगिंग की तरफ आ रहा है। ये जो तुम लोगों का सेकंड पॉइंट सैगिंग का हॉगिंग में कन्वर्ट हो गया। देखो ये नीचे से जा रहा है फिर ऊपर की तरफ ही निकलेगा, ये पॉइंट ध्यान में रखना। कभी भी ये नीचे से जाके नीचे की तरफ नहीं निकलने वाला। तो अगर पॉइंट तुम लोग का नीचे से जा रहा है तो ये ऊपर की तरफ ही निकलेगा। ठीक है, हॉगिंग यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके बाद रिटर्न सैगिंग स्टार्ट हो रहा है।
सो यहाँ से रिटर्न हम लोग सैगिंग की तरफ देख सकते हैं अप टू दिस पॉइंट। रिटर्न उसके बाद क्या है, हॉगिंग। तो मैं रिटर्न इसको हॉगिंग से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये तुम लोग का एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ये तुम लोग का सेकंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। दिस इज नथिंग बट योर एक्चुअल डिफ्लेक्टेड। जो सर्कल्स मैंने निकाले हुए हैं, इट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है, फिक्स पॉइंट है एंड पे। तो देखो यहाँ पे रोटेशन कुछ नहीं दिखाया मैंने, तो रोटेशन ऑलवेज जीरो, बिकॉज वहां पे कुछ आ ही नहीं रहा है। ओके, क्या हुआ, दैट इज डब्ल्यू स्क्वायर बाय 8, which value, this is 27 पैराबोला। ठीक है, दिस वन 18 है, वो 27 है। कैलकुलेशन ठीक से करो, दिस वैल्यू इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो एक आएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, 24 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, कितना आ रहा है ये, यही 27 है। ठीक है, अगर वो 27 है, थोड़ा सा सिर्फ वहां पे वैल्यू जो है ये पैराबोला ऊपर से चला जाएगा, लेकिन बीच में तुम लोगों को आने ही वाला है, डिफ्लेक्टेड शेप चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये सिर्फ वैल्यू मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। इट इज 27 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, वैल्यूज ठीक से लिखो, बिकॉज उसके ऊपर ही तुम लोगों का बाकी का डायग्राम डिपेंड है। तो ये 18.75, दिस इज 16.5। सिर्फ ये वैल्यू थोड़ा सा पैराबोला ऊपर से जाएगा, बाकी कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं है। वैसे भी 4 पॉइंट तुम लोग के आएंगे, ये निकाला तो भी। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम। इज देयर एनी डाउट, अभी इसमें कुछ डाउट है क्या? वॉटेवर जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है, ये स्टेप्स तुम लोग के चेंज नहीं होंगे अप टू द एंड तक, सेम ही रहने वाले हैं। इसलिए अगर कुछ डाउट है तो पूछो यहाँ पे। अभी देखो, वॉटेवर हम लोगों ने किया, ये तुम लोग
हेलो। हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं ड्यू टू नेटवर्क। इधर यहाँ पे तुम लोग का लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है? लास्ट प्रॉब्लम हम लोगों ने, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो वही प्रॉब्लम हम लोग रिपीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए हम लोग इतना स्टॉप कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिटर्न उसी प्रॉब्लम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फॉर द अटेंडेंस, लेट अस चेक कितना अटेंडेंस हम लोग का हुआ है। 77। वेट फॉर द अटेंडेंस ओनली, बिकॉज अटेंडेंस तुम लोग का हुआ नहीं है। तो इसलिए अटेंडेंस के लिए तुम लोग को वापस एक बार रिटर्न मेरे को लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, तुम लोग लेफ्ट हो सकते हो। मैं देखता हूँ अटेंडेंस तुम लोग का ले लेता हूँ। ओके।